हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम चंडीगढ़ पीआरटी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज कर रहे थे और आज है हमारी मैराथन क्लास नंबर 3। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमें सिलेबस के अंदर गिवन है और एनसीएफ से आपको 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और जो आज की वीडियो रहने वाली है ना, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर का नहीं मिलेगा एनसीएफ से रिलेटेड। और साथ में हम आगे और भी टॉपिक्स देखेंगे। एनसीएफ इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसे शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज, अगर आपसे पूछ ले कि भाई सबसे नया जो दस्तावेज है जो आया है वो कौन सा है, तो ऑन रिकॉर्ड वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और इसको हमें एक सुधारात्मक कदम कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारी एजुकेशन थी 2005 के टाइम की बात कर रहे हैं हम, तब ये आया तो उस टाइम पे जो हमारी एजुकेशन थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। उसमें ज्यादातर रटने पे ध्यान दिया जाता था। बच्चों के भारी भारी बैग्स होते थे जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी और फिर सरकार ने कमेटी बिठाई जिसमें इसके बारे में बात की गई। अब आगे चलते हैं हम। ये कब बनी? 14 जुलाई 2004 को पहली बार। इसमें कितने मेंबर्स थे? इसमें थे 35 मेंबर। ये डेट आपको याद रखनी है, हमसे पूछा जा सकता है कि ये कमेटी कब बनाई गई? 14 जुलाई 2004 को। इसके अध्यक्ष है यशपाल शर्मा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम्स के अंदर, तो ये रिपीट भी हो सकता है, इसको ध्यान रखना। और अब वर्तमान में इसके अंदर 38 मेंबर्स है। तो हमने क्या क्या किया? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया। ये नवीनतम दस्तावेज है और साथ में इसका सुधारात्मक कदम हम कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे शिक्षा का जो हाल था वो बहुत बुरा था। 14 जुलाई 2004 को पहली बार ये कमेटी बनाई गई जिसके अंदर 35 मेंबर्स थे। जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे यशपाल शर्मा, जिसको हम कह सकते हैं चेयरमैन। इंग्लिश वालों के लिए बता रही हूँ। वर्तमान में इसमें 38 मेंबर्स हैं। एनसीएफ का जो आइडिया है वो आया हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर का एक एस्से या निबंध जिसका नाम है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। यहाँ से हमें इसके लिए आइडिया आया कि कैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। एनसीएफ का सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। कि भाई बच्चा जब पढ़े ना तो उसके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन नहीं रहना चाहिए, वो एंजॉय करते हुए ही पढ़े। यह 22 भाषाओं में लिखा गया और 17 स्टेट्स में लागू हुआ। जब ये स्टार्टिंग में आया था तो 22 भाषाओं में इसे लिखा और 17 स्टेट्स में ये लागू हुआ था। एनसीएफ के उद्देश्य क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या हमारा एम है? लर्निंग विदाउट बर्डन, ये तो इसका सूत्र भी हो गया, हमने समझ लिया। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद से कर कर सीखे। मातृभाषा के महत्व को बताया गया कि भाई जो हिंदी है उसका भी बहुत अच्छा रोल है। जो भी हमारी मातृभाषा है, जो भी हमारी इंडियन प्योर लैंग्वेजेस हैं, उनका क्या रोल है वो बताया गया। मूर्त से अमूर्त की और ज्ञात से अज्ञात पर जोर दिया कि बच्चे को जो आता है उससे हम उसको उन चीजों की तरफ लेके जाएंगे जो उसको नहीं पता, ताकि जो एक भूमिका बंदी रहे। एनसीएफ के मार्गदर्शक सिद्धांत की क्या क्या सिद्धांत है इसके अंदर? तो ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। ये ना हो कि बच्चे सिर्फ रटते रह गए और बाहरी दुनिया का उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है, बाहर वो अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो ही नहीं रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रटने की प्रणाली को खत्म करना, की रटना जो है रोट लर्निंग, उसको बिल्कुल खत्म कर देना है। शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, सिर्फ टेक्स्ट बुक से रिलेटेड पढ़ाई ना हो, और भी एक्टिविटीज हो, अदर एक्टिविटीज जिसे हम होलिस्टिक एजुकेशन के अंदर लेके आते हैं। अब कक्षा कक्ष लचीला हो, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट हो, क्लासरूम के अंदर बच्चे की भी सुनी जा रही है, टीचर की भी सुनी जा रही है। ये ना हो कि सिर्फ टीचर बोल रहा है और बच्चा सुने जा रहा है। राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय बिंदु को शिक्षा में शामिल करना, हमारे नेशन के बारे में पढ़ना, उसके अंदर पेट्रियोटिज्म की भावना हो, देश के लिए प्यार हो, ये सारी चीजें भी हमें उसे पढ़ानी है। एनसीएफ ने कितने सुझाव दिए? एनसीएफ ने 20 सुझाव दिए। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो सुझाव एनसीएफ ने नहीं दिया, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। खेल का महत्व बताया गया हमें कि स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। शिक्षा को सूत्रों से पढ़ाना, कि भाई थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बना के और ऐसे करके पढ़ाना, रटना नहीं है, मजे में पढ़ाना है। जीवन से जोड़ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सके, मोटी मोटी किताबें नहीं होनी चाहिए। कम्युनिटी के बारे में ज्ञान होना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में। हार जीत प्रतिस्पर्धा, टीम स्पिरिट उनके अंदर होनी चाहिए, हार जीत होनी चाहिए। लाइब्रेरी हो स्कूल के अंदर, क्लास जो है वो इंटरेक्टिव हो, ये नहीं कि सिर्फ जो टीचर है वो लेक्चर दिए जा रहे हैं। शिक्षा बोझ नहीं लगनी चाहिए, बच्चे को मजा आना चाहिए पढ़ते हुए। नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता मतलब मोरल, जो मोरल ड्यूटी है उसकी उसको पता होनी चाहिए क्या सही है क्या गलत है। शिक्षा का व्यवहारिक रूप होना चाहिए। अच्छा वातावरण और एनवायरनमेंट बढ़िया देना है। स्किल्स पर बल देना चाहिए। स्किल्स कौन सी है? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए बच्चे का। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की गई। त्रिभाषा सूत्र यहाँ पर हमें दिया गया। मातृभाषा जो बच्चे की रीजनल लैंग्वेज में बोली जा रही है, हिंदी और इंग्लिश। हस्तशिल्प शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, जिससे बच्चा
कुछ कमा भी सके, साथ के साथ स्वयं सीखने पर बल, कि बच्चा खुद से सीखे, दूसरों से तुलना ना करे, ये तो हम सबको अच्छे से पता है, तार्किक चिंतन हो उस चीज के बारे में, बच्चा कुछ सोच सके, ये नहीं कि बस याद करा और छोड़ दिया। बालक केंद्रित स्कूल शिक्षा होनी चाहिए, अध्यापक एक मार्गदर्शक हो कि भाई सिर्फ हमें थोड़ी सी हेल्प कर रहा है, हमारे लिए चीजें आसान कर रहा है, सुविधा प्राप्त कर रहा है, सहज करता हो, ये नहीं कि सिर्फ टीचर ही बोले जा रहा है और बच्चे का कोई रोल ही नहीं है सीखने में, बच्चा सीखेगा और हमें उसकी थोड़ी सी हेल्प करनी है। एनसीएफ के अनुसार सब्जेक्ट्स, तो एनसीएफ के अनुसार सब्जेक्ट्स के बारे में क्या कहा गया कि जो मैथ्स है उसमें थॉट्स और प्रैक्टिकल होना चाहिए, कि बच्चा जब सामान लेने जा रहा है तो यानी कि वो सिर्फ कॉपी पे ही सम को सोल्व कर रहा है, बाहर वो समझ सके कि भाई मैंने 100 रुपए दिए हैं और मैंने 50 का सामान लिया है तो मेरे को 50 रुपए वापस मिलने चाहिए, तो प्रैक्टिकली सारी चीजें उसको करनी आनी चाहिए। साइंस में एक्सप्लोर करके सीखे, एक्सपेरिमेंट्स करके सीखे, और सोशल साइंस में कल्चर से हम उसे जोड़ना सिखाएं। एनसीएफ एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट की भाई बच्चा खुद से करके सीखे। एनसीएफ के अनुसार पाठ्य पुस्तक संसाधन के रूप में, पाठ्य पुस्तक जो है वो संसाधन है, एक रिसोर्स है, ना कि पूरा का पूरा फोकस उसके ऊपर ही होना चाहिए, बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है कि पाठ्य पुस्तक जो है वो एक रिसोर्स है। एनसीएफ के चेयरपर्सन प्रोफेसर यशपाल है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। शिक्षा बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार होनी चाहिए, बच्चे को जो इंटरेस्ट है वही हमें पढ़ाना चाहिए। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वह दर्शाता है कि स्कूल की असफलता है, बच्चे का इसमें कोई भी दोष नहीं है, अगर वो फेल हो जाते तो इसका मतलब ये कि आप ही उसे सही से नहीं पढ़ा पाए, आपके स्कूल में ही कोई कमी है। शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, शिक्षा का जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि हमने पढ़ा था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। एनसीएफ की रूपरेखा एनसीईआरटी ने तैयार किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे पूछ सकता है कि किसने तैयार किया है, तो ये एनसीईआरटी ने तैयार किया है। भीड़ भाड़ वाला कक्षा में कौन सा बालक निरर्थक हो जाता है, कि भाई वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, भीड़ भाड़ वाले में क्रिएटिव चाइल्ड, उसको थोड़ी सी अटेंशन चाहिए, अलग से काम करना होता है। अब यहाँ पर कुछ आरटीई के मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, एक बार आप देख लेना। सेक्शन 21 में एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसके 16 मेंबर्स होते हैं और 75% जो मेंबर है वो पेरेंट्स होते हैं, जिसमें से 50% जो है वो वुमेन होनी चाहिए, ये आपसे पूछ सकता है। फिर है सेक्शन 24 ड्यूटीज ऑफ अ टीचर, एक टीचर की क्या क्या ड्यूटीज हैं वो कहाँ पर लिखी गई है, सेक्शन 24 पे। सेक्शन 28 बैन प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हो आप अगर आप गवर्नमेंट टीचर हो, तो ये किसमें, सेक्शन 28 में। और आरटी फॉर स्टेट, राइट टू एजुकेशन फॉर एक्ट फॉर स्टेट, राज्य के लिए आर्टिकल 45 में इसके बारे में बात की गई, और सेंटर के लिए 21A में इसके बारे में बात की गई है। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, क्लास 9 इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये टॉपिक भी आपके दिया हुआ है, एक सेकंड मैं निकाल लूं टॉपिक को। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है कि हर बच्चा अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी है, कोई भी दो बच्चे समान नहीं होते, किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को कुछ पसंद होगा, और हमें उनके हिसाब से ही काम करना है। हमें हमारी टीचिंग का जो स्टाइल है उसको चेंज करना है, ताकि हर एक बच्चे को समझ आ सके। अगर किसी बच्चे को हमारी बात समझ नहीं आ रही है तो हमें अपने तरीके को चेंज करके उसे वो बात समझानी है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस किस बेसिस पे होते हैं, हेरिडिटी की वजह से हो सकते हैं, एनवायरमेंट की वजह से हो सकते हैं, इमोशंस की वजह से हो सकते हैं। और इसमें हमारे पास कितने बच्चे देखने को हमें मिलेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, कोई गिफ्टेड चाइल्ड हो सकता है कि भाई बहुत ही अच्छा बच्चा है, कोई स्लो लर्नर्स हो सकते हैं, मंदबुद्धि, कोई बैकवर्ड चाइल्ड हो सकता है, कोई डेलिक्वेंट हो सकता है कि बाल अपराधी बालक है, और समस्यात्मक बालक भी हमें देखने को मिलते हैं, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। तो इनके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होगा, स्लो लर्नर कौन है, बैकवर्ड चाइल्ड कौन है, डेलिक्वेंट कौन है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कौन है। तो इनके हम फीचर्स देखेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले गिफ्टेड चिल्ड्रन की जो आईक्यू है वो 140 या फिर उससे ऊपर होती है, 140 प्लस। इनके अंदर हमें क्यूरियोसिटी देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा क्यूरियस है सारी चीजों को, क्वेश्चन बहुत ज्यादा करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो इनकी हम कह सकते हैं कि एबिलिटी है वो बाकी बच्चों से हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। और साथ में ये जनरलाइज करने में बहुत अच्छे होंगे, लीडरशिप क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी, और साथ में इनके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग हमें देखने को मिलेगी। और जो बच्चा गिफ्टेड है ना उसके अंदर एडजस्टमेंट भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। अब उसके बाद में है एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, जो है एनरिचमेंट प्रोग्राम्स का हम यूज करते हैं ताकि इनको हम अच्छे से क्लास में सिखा सके। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स क्यों, क्योंकि ये जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन है और नॉर्मल बच्चों से इनके अंदर ज्यादा दिमाग है, ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं, ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, तो इसके लिए हमें अलग अलग प्रोग्राम्स बना के उनको बिजी रखना पड़ता है। अब आ जाते हैं हम बैकवर्ड चाइल्ड पे। पहले बैकवर्ड चाइल्ड वो है जो अपनी लेवल का या फिर अपने से नीचे वाली लेवल का, मान लीजिए आप 8th क्लास में हैं और आप 7th 6th क्लास के भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे, तो आप हैं बैकवर्ड चाइल्ड।
ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ताकि आपको समझ आ जाए। तो जो बच्चा अपनी क्लास के अलावा नीचे की क्लास का भी काम नहीं कर पा रहा वो है बैकवर्ड चाइल्ड। उसकी आईक्यू होगी 70 to 90 और 80 to 70 अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको देखना है। फिर आता है हमारे पास लो लर्नर। इसमें क्या आएगा, माल एडजस्टमेंट है, एडजस्ट नहीं कर पाते ये, वर्क बहुत धीरे धीरे करेंगे और आईक्यू है 70 to 90 और 80 to 89 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है। इनको हम हैंडीक्राफ्ट की जो शिक्षा है वो देते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई में तो बहुत स्लो है, क्या कर लेंगे, तो इनको हम हैंडीक्राफ्ट वाली चीजों में डाल देते कि कैसे तो पैसा कमाएंगे। जन्म से ये जो है वो स्लो लर्नर होते हैं। अब आगे, क्या प्रतिभाशाली बच्चा पिछड़ा बालक हो सकता है? हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है कि भाई उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला तो उसके बाद वो और ज्यादा पिछड़ गया, पहले तो वो बहुत अच्छा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन दोनों में हमें ध्यान देना है कि क्या प्रतिभाशाली बच्चा पिछड़ा बालक होता है, कि भाई प्रतिभाशाली तो पिछड़ा बालक कैसे हो गया, तो ये आ जाएगा गलत। हो सकता है तो हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है, बट होता है तो ये गलत है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड की क्या प्रॉब्लम है कि झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, एकांत में बैठा हुआ मिलेगा, स्कूल से भाग जाएगा। ये हमें बहुत सारे बच्चे देखने को मिलते हैं जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं। तो वो झूठ बोलेंगे कि नहीं मैम ऐसे हो गया था, चोरी करेंगे एक दूसरे के बैग से, अकेले में बैठेंगे या फिर स्कूल से भाग जाने की कोशिशें करेंगे। तो ये जो है वो नियमित विद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं, ये भाग जाते हैं वहां से या कैसे कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं, तो वो होता है हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। फिर है डिलिक्वेंट चाइल्ड, अपराधी चाइल्ड। तो ये क्या है, इनको जो है वो अंडर सुपरविजन रखा जाता है, कुछ जेल होती है छोटे बच्चों के लिए, उनके अंदर इनको करा जाता है। और इसकी जो टर्म है डिलिक्वेंट चाइल्ड की, वो सबसे पहले किसने दी थी, सीजर लोम्ब्रोसे। ये नाम आपको याद रखना है, ये 100% पूछा जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। और जब भी मुझे लगता है ना कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आता ही है। तो डिलिक्वेंट चाइल्ड जो है वो दिया है सीजर लोम्ब्रोसे ने, सबसे पहले इसके बारे में बताया था। अब एक बार एनईपी वापस से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिलेबस के अंदर दिया हुआ है तो हमें पढ़ना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये केवीएस में पूछी गई थी और बहुत सारे बच्चे इसको गलत मार्क करके आए थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 29 जुलाई 2020। पॉलिसी इससे पहले कौन कौन सी आ चुकी थी, 1968, 86, 1992 में यही वाली रिवाइज हुई थी, फिर 2020 में आई है। 2020 में कब आई है, 34 ईयर्स के बाद। पहले एमएचआरडी के अंडर थी ये, अब इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। अब आता है नेक्स्ट, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर है ये। अब अगर पूछा जाए तो रमेश पोखरियाल जो है मिनिस्ट्री थे उस टाइम पे, अध्यक्ष हैं यहाँ के कस्तूरी रंजन जो कि इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने वर्क किया किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर और टीचर ट्रेनिंग के ऊपर। इसमें हमें किस किस एरिया पे काम देखने को मिलेगा, एजुकेशन में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में टेक्नोलॉजी का यूज, लैंग्वेज का यूज और टीचर ट्रेनिंग के बारे में बात की गई है। इसका फॉर्मूला क्या है, 5+3+3+4। पहले 5 साल जो है, 1 सेकेंड, पहले जो 5 साल है उनको हमने कहा है फाउंडेशन स्टेज। यहाँ पर बच्चे की नींव रखी जाएगी। 3 साल का जो बच्चा है वो 3 से 6 साल तक बाल वाटिका में जाएगा। एज है यहाँ की 3 से 8 साल। 3 साल बाल वाटिका में जाएगा, 2 साल वो अपनी मदर टंग में ही सीखेगा। फिर नेक्स्ट 3 आ जाता है जिसको हमने कहा प्रिपरेटरी स्टेज, 8 to 11 ईयर्स। यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा है वो अपनी फ्यूचर के लिए, तो फर्स्ट टाइम वो एग्जाम देगा और इंग्लिश को सीखेगा। फिर है वापिस से 3 जिसको हमने कहा मिडिल एज। एज है यहाँ पर 11 to 14, क्लास है 6, 7, 8। वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वोकेशनल एजुकेशन कौन सी क्लासेस में देते हैं, तो 6 से स्टार्ट होती है, 8 तक देते हैं। और यहाँ पर वो कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज को भी सीखेगा। फिर क्या रह गया हमारा 5+3+3+4। 4 को हमने नाम दिया सेकेंडरी स्टेज। क्लास है 9 to 12, एज है 14 to 18 ईयर्स। अब इवेल्युएशन की बात हो रही है यहाँ पर हमारी स्टेजेस खत्म हो गई है, तो इसके अंदर इवेल्युएशन कैसा होगा, 360 डिग्री इवेल्युएशन होगा, होलिस्टिक इवेल्युएशन होगा कि हर एक चीज के पर बात की जाएगी। दोस्तों के साथ कैसा है, फैमिली के साथ कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, कल्चरल एक्टिविटीज में कैसा, कल्चरल एक्टिविटीज में कैसा है, दोस्तों के साथ कैसा है। तो हर एक चीज का इवेल्युएशन करके ही हम उसका रिपोर्ट कार्ड निकालेंगे। और 360 डिग्री इवेल्युएशन को हमने क्या कहा है, परख। परख की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालाइज नॉलेज होलिस्टिकली। तो ये आपको याद रखना है, परख की फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी। परफॉर्मेंस, मैं यहाँ पर आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट ही करा रही हूँ तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज होलिस्टिकली। एक बार और बोलेंगे ताकि याद हो जाए, परफॉर्मेंस असेसमेंट
रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज होलिस्टिकली। स्कूली शिक्षा में जीईआर क्या, ग्रोस एजुकेशन ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की बच्चे कितने होने चाहिए, 100% बच्चे होने चाहिए स्कूली शिक्षा में 2030 तक का टारगेट है। और सेकेंडरी में, ये प्राइमरी के लिए, प्राइमरी मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ, ये ध्यान रखना। सेकेंडरी में 50% जो है बच्चे होने चाहिए 2035 तक, जो सेकेंडरी क्लासेस में 50% बच्चे हमारे एनरोल होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आईसीटी, इंपॉर्टेंस एंड नीड। आईसीटी की क्यों इंपॉर्टेंस है? इट मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर थे हम। आईसीटी इंपॉर्टेंस और नीड क्या है इसकी, कि इससे जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हेल्प करता है। रिमोट एरियाज में आईसीटी बहुत ज्यादा काम करता है, जहां पर स्कूल भी नहीं खुले वहां पर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्लासेस भेज सकते हैं। हायर थिंकिंग कर देता है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो अब जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, उसके लिए हमें रेस में आना पड़ेगा। नेट ने सारी चीजों के अंदर रेवोल्यूशन ला दिया है, तो आईसीटी ने भी उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक क्लिक से आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, किस घंटे आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है 24/7। डाउट क्लियर हो सकता है, आपको कोई भी डाउट आता है, स्पेलिंग्स नहीं आती तो हम गूगल पे ही चेक करते हैं। ऑनलाइन स्टडी का हमें ऑप्शन मिल जाता है, अपने टाइम से हम पढ़ सकते हैं। रिसर्च का ऑप्शन मिल जाता है कि हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉग्स और हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स खुल के आ जाती है, जब हम एक टॉपिक डालते हैं तो उससे हम रिसर्च कर सकते हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालते हैं, जैसे बहुत सारी ऐप हैं जो कि अब स्कूल्स में यूज करनी शुरू कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा भी, तो ये सारी चीजों में हेल्प करता है। इट हैज ग्लोबल रीच, आईसीटी की ग्लोबल रीच है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है। और टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करती है, कि चीजें हमारे सामने नहीं होती फिर भी हमारे को समझ आ जाती है, हमें लगता है कि वो हमारे सामने है, जिसको हम वर्चुअल भी बोलते हैं। तो अडेप्टिव है कि हम इसको इजीली अडेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने प्लेस के अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली, अपने पेस की स्पीड के अकॉर्डिंगली हम चीजें सीख सकते हैं आईसीटी के थ्रू। एलिमेंट्स इन आईसीटी क्या है, एलिमेंट्स क्या है, इसके अंदर कौन कौन होगा आईसीटी के अंदर? टीचर होगी, लर्नर होगा, लैब होगा जहां पर हम ये सारी चीजें कर रहे होंगे, करिकुलम के अकॉर्डिंग करेंगे, और एजुकेशन पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है तो इसलिए करेंगे। तो एलिमेंट्स क्या क्या, 5 एलिमेंट्स है, टीचर, चाइल्ड, लैब, करिकुलम और एजुकेशन पॉलिसी। कंपोनेंट्स क्या है, कलेक्ट करेगा डाटा, फिर ट्रांसफर करेगा डाटा और फिर प्रोसेसिंग कर देगा, तो ये उसके कंपोनेंट है। ये तो कंप्यूटर का ही छोटा सा पार्ट है। अप्रोचेस क्या है आईसीटी की, 1 सेकेंड, इंटीग्रेटेड अप्रोच, फुल कंटेंट इज बेस्ड ऑन आईसीटी। अब ये नाम है, आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है इसके अंदर जो पूरा कंटेंट है वो किस पे बेस्ड है, आईसीटी पे। एनहेंसमेंट, कंसेप्ट ऑन वे प्लस रिसोर्सेज चेंज, कंसेप्ट तो हम खुद से सिखाएंगे और अलग अलग रिसोर्सेज का यूज करेंगे, अलग अलग फोटोज का, वीडियोज का, चीजों को समझाने के लिए, वो है एनहेंसमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, सेम वे टीचिंग, जो ट्रेडिशनली हम चीजें पढ़ाते हैं जैसे लेक्चर मेथड वगैरह हो गए वो करके, और आईसीटी का यूज कर सकते हैं बीच में पिक्चर्स वगैरह दिखाने के लिए। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है आईसीटी से रिलेटेड, जो कि हमें पेपर के अंदर भी डाले हुए हैं। सबसे पहले ई पाठशाला, 1 सेकेंड, हाँ ये रहा। ई पाठशाला कब आया, 7 नवंबर 2015, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट आता है शाला सिद्धि, एनयूईपीए, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन स्कैनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। किसके लिए होता है, इवेल्युएशन की इंप्रूवमेंट के लिए, कि बच्चों ने कितना सीखा है। सिद्धि, सिद्धि का मतलब क्या होता है, इवेल्युएशन ही होता है कि उनको कितना आता है, उसके लिए यूज किया जाता है ये ऐप शाला सिद्धि। और किसके द्वारा दिया गया है ये हमें, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल स्कैनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। जीपीएस का यूज होता है स्कूल मैपिंग करने के लिए, कि किस एरिया में स्कूल है, कैसी कंडीशंस है, कहां पर हमें स्कूल बनाना चाहिए, क्या हर 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के बीच में स्कूल है या नहीं है। नेशनल ई लाइब्रेरी है कि भाई बुक्स यहाँ से आके आप पढ़ सकते हैं। फोसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। ई प्रांजा क्या, पेन ड्राइव कोर्स है इसके अंदर। ज्ञान शशक सारांश, ये क्या सारांश है, सीबीएसई स्टूडेंट टीचर प्रोग्राम है। बेस्ट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखोगे सारांश, कि भाई सबसे बेस्ट कौन सा आज तक, तो वो है सारांश, सीबीएसई ने स्टार्ट किया है, स्टूडेंट और टीचर के बीच का प्रोग्राम है। स्वयं, स्वयं स्टडी वे ऑफ एक्टिंग यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वे ऑफ एक्टिंग यंग एक्सपायरिंग माइंड। इसके अंदर क्या है, हमें आईआईटी के लेक्चर्स मिल रहे हैं स्वयं के अंदर। स्वयं अलग है, स्वयं प्रभा अलग है। स्वयं प्रभा से क्वेश्चन आएगा। स्वयं प्रभा है एक डीटीएच चैनल जिसके अंदर 32
चैनल्स हैं। GSAT-15 नाम की सैटेलाइट जो है वो इनको चलाने में हेल्प करती है और ये गुजरात में है। 4 घंटे का प्रोग्राम आता है जिसको दिन में 5 बार टेलीकास्ट किया जाता है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड आया था, अब पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, अब डिजिटल बोर्ड आ गया। फिर उसके बाद में है वर्चुअल लैब, कि भाई फिजिकल नहीं, एक्सपेरिमेंट्स हम वर्चुअली वीडियोस के थ्रू भी उन्हें बता सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की मैराथन क्लास, जिसमें हमने पढ़ाई की एनसीएफ के बारे में, फिर आरटी के कुछ मेन पॉइंट्स हमने कवर किए, उसके बाद हमने आईसीटी को कवर किया और एनईपी को भी ब्रीफली देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपकी पहली क्लास है तो प्लीज पिछली 2 जो मैराथन्स हुई हैं उन्हें और देखिएगा। ये मैं ज्यादा लंबी नहीं खींचती कि भाई आप बोर ना हो जाओ। और ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इनकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज जल्दी से चंडीगढ़ का एग्जाम होने से पहले 1000 सब्सक्राइबर्स करा दीजिए। और इसके बाद जो है ये सिलेबस कवर होते ही मैं आपको क्विक रिवीजन सेशंस लेके आऊंगी, जिसके अंदर हम 10 से 15 मिनट में 2-2 3-3 टॉपिक को निपटा देंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीजें मेरे पास रेडी पड़ी है, अगर आप कहेंगे तो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी। बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी तरफ से आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। आप बस मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच।